नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे मित्र, और आप सभी के लिए यह सीडीपी का जो मैराथन क्लास आप सभी को मिल रहा है सीटेट के लिए, वह बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी सेशन को एक बार सेशन को शेयर करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। और आप सभी के लिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप सभी इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या ऑप्शन से करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन दोस्त आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाए। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है वह कर रहा है नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक आप सभी के सामने है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया, वह आप सभी को पता है कि कोहलबर्ग के द्वारा कोहलबर्ग ने यह नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ने इन नैतिक विकास के सिद्धांत में तीन चरण की बात की थी। तीन चरण की बात की थी। जो पहला चरण था उसे हम जानते हैं 4 से 10 वर्ष, और दूसरे चरण की जब बात करते हैं तो उसका एज है 10 से 13 वर्ष, और तीसरे चरण की बात करते हैं 13 से 16 वर्ष है। आप सभी को यह पहले से पता था दोस्तों। हर चरण में दो दो उपचरण होते हैं, मतलब टोटल मिलाकर 6 उपचरण होते हैं। जो टोटल उपचरण होते हैं उनमें से आप सभी को पता है जो पहला होता है उसे हम जानते हैं दंड आज्ञापालिता, और दूसरा जो है उसे हम जानते हैं अहम केंद्रता, और तीसरा जो है उसे अच्छा लड़की अच्छा लड़का, और जो चौथा है उसे जानते हैं कानून व्यवस्था, और जो पांचवा होता है उसे हम जानते हैं सामाजिक अनुबंध, और छठवें को जानते हैं सार्वभौमिक अभिन्यास अवस्था। तो दोस्तों, यह जो उनके द्वारा दिया गया जो 6 चरण की बात की गई, 6 उपचरण की बात की गई, उसमें से जो पहला उपचरण था उसमें उन्होंने कहा कि अवस्था में जो नैतिकता बाहर से आती, मतलब कोई व्यक्ति आपको नैतिक बातें बताएगा, उसके आधार पर आप कार्य को करते हैं। और दूसरे चरण को जो उन्होंने कहा कि जो दूसरा चरण था उसे हम जानते हैं परंपरागत। क्या जानते हैं? परंपरागत जानते हैं। पहले को जानते हैं पूर्व परंपरागत, और जो तीसरा था उसे हम जानते हैं पश्चिम परंपरागत, मतलब उसे उत्तर परंपरागत भी कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे कह रहा नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है, मतलब आदर्श की बात कर रहा है। और फिर कह रहा स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों को स्वीकृति, मतलब दूसरों के लिए चीजें करता है, दूसरों के लिए चीजें अच्छे से करता है। तो ऑप्शन से कौन सा होगा, मतलब इसका तात्पर्य है कि अपने आप को अच्छा दिखाने करेगा, एक परंपरा पर चलेगा व्यक्ति। तो ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है, वह ऑप्शन से होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको पता है जो डी ऑप्शन है इसमें क्या होता है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में यह होता है कि अपने माता पिता को या अपने जो गार्जियंस हैं उनको बच्चा या व्यक्ति अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, सज्जनता के को फील कराने के लिए इसमें कार्य करता है। और इस पे हमेशा नैतिक बातें की जाए, जो परंपरा पे चली आ रही है उस पर बात की जाती है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। और सभी मित्र डी ऑप्शन बता भी रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर के लिए क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसे आप पढ़िए और बताइए क्या होगा। करा कि हार्वर्ड गार्डनर ने, दोस्तों करा हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था, करा बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया। करा बुद्धि को दो कारकों में विभाजित किया, सामान्य व विशिष्ट। करा सामग्री व उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत। कहा कि तर्क दिया कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। क्वेश्चन आप सभी दोस्त पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर से है। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत था उसे हम जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या जानते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत। और बहुबुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की बात की। 8 प्रकार की उन्होंने कहा कि हर प्रकार की बुद्धि विद्यमान नहीं हो सकती। अगर उसके वातावरण मिलते हैं, अगर उसके इन्वायरमेंट उसको मिलता है तो बुद्धि कई उसमें से 2-3 बुद्धियां जो डेवलप हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हर प्रकार की बुद्धियां हर व्यक्ति में नहीं हो सकती। तो इसके इससे ऑप्शंस मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन होगा। अगर आप बुद्धिमत्ता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया, नहीं ऐसा नहीं कहा कि बुद्धि को 2 कारकों में विशिष्ट और उसने कहा था इस पियरमैन ने। किसने कहा था? पियरमैन ने कहा।
स्पीयरमैन ने कहा था बुद्धि दो प्रकार की होती, द्विकारक का सिद्धांत दिया था। सामग्री और उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया था, या नहीं होगा। तर्क दिया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। ऑप्शन से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सभी मित्र समझ पा रहे होंगे, डी ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड नंबर के लिए। थर्ड नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कर विकासात्मक परिवर्तन क्या है? विकासात्मक परिवर्तन की बात कर रहा है। कर अत्यधिक अप्रत्याधिक है, कर मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेजी से होते हैं, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं, कर व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, कर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और बताएंगे थर्ड नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विकासात्मक परिवर्तन की बात कर रहा है तो डेवलपमेंटल चेंजेस की बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब आप बात करते हैं विकास की, जब प्रक्रिया की बात करते हैं तो विकास आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उससे जुड़े हुए ऑप्शंस आप देखिए। कर अत्यधिक अप्रत्याशित, या भी नहीं होगा। प्रत्याधिक है, या नहीं ऑप्शन है। कर मध्य बाल्याकाल तक बहुत तेजी से फिर एक पठार के रूप में जाता है, तो ऐसा आपको पता है विकास किसी ना किसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले बच्चे का सबसे ज्यादा होता है शारीरिक विकास, फिर धीरे धीरे बच्चे का सामाजिक विकास होने लगता है। इसलिए किसी न किसी रूप में बच्चे का विकास पूरे जीवन चलता रहता है। इसलिए हम जानते हैं विकास एक निरंतरता का सिद्धांत। और आप जानते हैं तीसरा देखिए, व्यक्ति में अलग अलग दरों पर होता है, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर। जी, हर व्यक्ति का विकास या निश्चित होगा, लेकिन हर व्यक्ति का हर समय यह भी है कि हर जो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से विकास की तुलना नहीं की। किसी व्यक्ति का कुछ लेट होगा, किसी व्यक्ति का कुछ पहले हो जाएगा, लेकिन होगा हर व्यक्ति का। इसलिए जो व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र है, नहीं जुड़ा हुआ है या स्वतंत्र नहीं है, ये आपका क्या होगा? डी ऑप्शन ही गलत हो जाए। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सभी मित्र सी ऑप्शन भी दे भी रहे हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि आप सभी का 2 दिन का पेपर हो चुका है, मतलब 28-29 दिसंबर का पेपर आप सभी का हो चुका है। और आप सभी का जो होगा वह पेपर होगा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को पहला तीसरा शिफ्ट होगा। तो आपके लिए आप सभी को लगातार पढ़ते रहना है। आज आप सभी का या 2022 का अंतिम दिन होने वाला है। तो आप सभी के लिए सेशन को आप सभी शेयर करते रहिए, क्लास को अटेंड करते रहिए। आप सभी को निरंतर मेहनत करना है। तो आपका जो ऑप्शन होगा तीसरे का वह होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा। कार्ल लेव वाइगोस्की, क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की। कार्ल लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? कर अलंकृत सामग्री, कर सांस्कृतिक उपकरण, कर अवधारणा मानचित्र, कर स्मृति। तो क्वेश्चन पढ़िए और लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसे हम जानते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो विकास का सिद्धांत जो होता है हम जानते हैं लेव वाइगोस्की का सिद्धांत से मतलब आप रखते हैं। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि जो बच्चे सीखते हैं वह समाज से समवयस्कों के साथ अच्छे से सीखते हैं, वह समवयस्कों के साथ अच्छे से सीखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा होगा? वह होगा आपका
आप सभी को पता है लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने कहा सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे सीखते सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे। और उन्होंने कहा कि जो बच्चा सीखेगा समाज से अंतःक्रिया करता है और उसके बाद अपने ज्ञान का सृजन। उन्होंने कहा बच्चे समवयस्कों के साथ सबसे अच्छे से सीखते हैं, इसलिए आपका क्या हो गया, वह होगा ऑप्शन से क्या होने वाला है, वह होगा ऑप्शन से बी। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तरह की सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे जैसे भाषा क्या कहते हैं उसे कहते हैं सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं, उसे कहते हैं सांस्कृतिक उपकरण। भैया थोड़ा सा पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कौन सा होगा। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। करा कि व्यवहारिक सिद्धांत, करा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, करा संज्ञानात्मक सिद्धांत या करा मनोसामाजिक सिद्धांत। क्वेश्चन आप देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन और बताएंगे कौन सा ऑप्शन। तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था उसे हम जानते हैं सामाजिक अनुकरण का सिद्धांत। मतलब जो बच्चा सीखता है वह समाज से अनुकरण करके सीखता, और समाज से अनुकरण करेगा या मतलब इसका मतलब है समाज से अधिगम करता। ऑप्शन आपका बी करें। और आपको सबको पता है जो व्यवहारिक सिद्धांत है वह दिया गया था वाटसन के जनक बोले जाते हैं, और वुडवर्थ हो गए, और आपकी वुडवर्थ हो गए दोस्तों, आपके स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। ये सभी क्या कहलाते हैं, व्यवहारवादी। कौन कहलाते हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। करा संज्ञानात्मक सिद्धांत की जब बात करते हैं तो आते हैं जीन पियाजे और ब्रूनर आते हैं, ब्रूनर हो गए, और आपकी वाइगोस्की हो गए। मनोसामाजिक सिद्धांत की जब बात करते हैं तो एरिक इरिक्सन आते हैं। एरिक इरिक्सन जो फ्रायड के शिष्य थे, कौन था, फ्रायड का शिष्य था, एरिक इरिक्सन आते हैं, जिन्होंने 8 चरण की बात की। उन्होंने 8 चरण पर पूरे मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बांटा हुआ था। आपको यह सारी चीजें आगे हुआ। 5 नंबर के लिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वह होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर के लिए। आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कर मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, कर है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया, कर बीने साइमन ने, कर टर्मन ने, या ईस्टर्न ने, या सिल्बर्ट ने। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। 6 नंबर के लिए आप बताएंगे दोस्त, कर मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने, बीने साइमन, टर्मन, ईस्टर्न और सिल्बर्ट। क्वेश्चन आप देखेंगे और बताएंगे कौन सा होगा। सबसे बात कर लेते हैं आयु शब्द का। मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किसने बताया, वह बताया बीने साइमन ने, बताया। और बात करें कि जब आपने सुना होगा आईक्यू का जो सूत्र सुना होगा, वह सुना होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या दिया था आपका टर्न ने, किसने दिया था, टर्न ने दिया था। कब दिया था, 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में दिया था। और बात करें टर्मन की, बात करें तो टर्मन ने आईक्यू का निकालने का सूत्र दिया, जो संप्रत्यय का सूत्र दिया, प्रत्यय दिया, उसका मतलब है कि 100 से गुणा कराया। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु पूरे 100, या किसने दिया, या टर्मन ने कराया, किसने दिया, टर्मन ने। और बात करें जो सिल्बर्ट हैं या पिछड़े बालकों के जनक बोले जाते, उन्होंने पिछड़े बालक पर अध्ययन किया, सिल्बर्ट को माना जाता है। आप जब समावेशी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल। तो दोस्तों यह 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से कि मानसिक आयु किसने दिया था, वह दिया था ऑप्शन सी बीने साइमन ने,
तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सभी मित्र पहला ए ऑप्शन दे भी रहे हैं, तो आपका 6 का ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के लिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और फिर आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तरह निम्न में क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे, तरह निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी का पोषण करता है। खरा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने की अवसर उपलब्ध कराना। खरा विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। खरा अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। खरा परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की क्वेश्चन आप देखेंगे 7 नंबर के लिए और कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर के लिए बात जब करते हैं तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वह करा सृजनात्मकता से क्वेश्चन पूछा है और पोषण करने की बात कर रहा है। तब विद्यालय जीवन के प्रारंभ में जब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा। तो कह रहा कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना। तो सिर्फ क्या विद्यालय जीवन के प्रारंभ से स्टार्टिंग से सिर्फ लक्ष्य पर फोकस, तो ऐसा नहीं दोस्तों। उससे बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दें, बच्चा थोड़ा सा अपने चीजों को अपने तरीके से व्यक्त करने में क्षमता विद्यमान हो सके, चीजों को कह सके, चीजों को व्यक्त कर सके, इसलिए आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा शिक्षक के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों, तो या भी नहीं करा अच्छा शिक्षा के लिए व्यवहारिक, तो ऐसा नहीं होगा। परीक्षा में अच्छे अंक के लिए, तो या भी डी नहीं करा। परीक्षा में सिर्फ परीक्षा के लिए ही फोकस नहीं करना है, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने की अवसर उपलब्ध, यही सबसे अच्छा पोषण का जो सृजनात्मकता का पोषण से पूछा गया वह उसका मतलब है प्रत्येक शिक्षार्थियों प्रत्येक स्टूडेंट की जो अंतर्जात प्रतिभा है, जो उसमें चीजें सीखने की जो क्षमताएं हैं, उसका पोषण करने के लिए करने की अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाए। ये आप सभी भाई आप सभी समझ भी रहे होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट होगा और सभी मित्र ए ऑप्शन दे भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा। अगर देखिए क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखेंगे और बताएंगे। अगर आप पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इसे आप बताएंगे कौन सा होगा। तो करा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, करा संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, करा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, करा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन देखिए पियाजे के अनुसार, पियाजे का जो सिद्धांत था उसे हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पूछा गया है। और इन्होंने 4 चरण में अपना सिद्धांत, चार चरण में इन्होंने 4 स्टेज में अपना सिद्धांत दिया। और इस स्टेज में उन्होंने बात किया कि पहले स्टेज की जब बात करते हैं तो उसे हम जानते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, और दूसरे को जानते हैं पूर्व, और तीसरा जो था उसे हम जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथा था उसे हम जानते हैं औपचारिक संक्रिया, जिसका एज आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो आप सभी समझ रहे होंगे सभी भाई। और इससे पूछ रहा है कि कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना और तार्किक चिंतन करता, मतलब उसमें तर्क करने की क्षमता आ जाती है और अमूर्त से जो संकल्पनाओं के बारे में सीख पाता है, कर पाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, वह ऑप्शन आपका होगा, वह ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 9 नंबर के लिए। 9 नंबर के लिए आप सभी कमेंट करेंगे करा कि निम्न में से 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन करा कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। करा सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, करा सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होता है, करा अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, करा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, मतलब निगेटिव आपको चुना है। और निगेटिव आप पहले आप देखिए निगेटिव कौन सा ऑप्शन में से मिल रहा है। तो आपको पता है जो लर्निंग होता है वह एक व्यापक प्रक्रिया, तो ये तो सही है। जो लर्निंग होता है एक लक्ष्य एक आपका एम होता है, वह भी सही है, यह भी सही ऑप्शन भी। करा अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, सही बात है, यह भी सही। और फिर करा डी ऑप्शन करा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है,
सिर्फ पर्टिकुलर क्या आप एक शिक्षण संस्थान में ही सीख सकते हैं? क्या वही एक स्थान है? नहीं दोस्तों, एक मात्र स्थान नहीं, इसलिए आपका क्या ये स्थान है, लेकिन एकमात्र स्थान से क्या गलत हो जा रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर बात कर रहा सिर्फ वही स्थान है जहां आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है अगर एकमात्र नहीं होता तब तो ऑप्शन सही होता, इसलिए एकमात्र की वजह से ऑप्शन से आपका गलत है, और गलत ही आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका करेक्ट होगा ऑप्शन से डी करेक्ट हो जाए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आया? सभी भाई को समझ में आ गया होगा कौन सा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर की 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन। 10वां क्वेश्चन देखिए, कर 5वीं कक्षा की दृष्टिबाधित बात कर रहा है। कर 5वीं कक्षा की दृष्टिबाधित विद्यार्थी की बात कर रहा है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उस दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। कर के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कर के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचली स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। जब आप बात करते हैं 5वीं कक्षा के एक दृष्टि विद्यार्थी की बाधित विद्यार्थी, तो आपको पता है इस बच्चे को भी कहाँ बैठाएंगे? समावेशी क्लास बैठाएंगे। और समावेशी क्लासरूम की जब बात करते हैं तो समावेशी में कौन कौन? वह बैठेगा सामान्य और विशिष्ट। कौन बैठेगा? सामान्य प्लस विशिष्ट, दोनों बच्चे बैठेंगे। सामान्य और विशिष्ट, तो आपको पता है कि विशिष्ट में जो बच्चे आते हैं उन्हें हम जानते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अति सक्रिय बालक, श्रवण बाधित बालक, या दृष्ट बाधित बालक, या आपका असक्रिय बालक, या आपका मूढ़ बालक। तो कई प्रकार के बच्चे इस क्लासरूम में बैठते हैं, और इस क्लासरूम की बात जब आप करते हैं तो होता है ऑप्शंस आपका क्या होगा कि दृष्ट बाधित को कैसे बैठाएंगे? कारक के माता पिता और मित्रों द्वारा उनको दैनिक कार्य। देखिए बच्चों को स्वतंत्र, जब अगर सक्षम है बच्चे को, तो जितना बच्चा खुद से कर पाए उस पर ही आपको फोकस करते रहना है, समझते रहना है। जी दोस्तों, तो आपका क्या कि माता पिता और मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों में सहायता की जानी चाहिए? नहीं। तो या दैनिक कार्यों में अगर सहायता पर डे उसे बच्चे को करेंगे दृष्टिबाधित को, उसे लगेगा मैं दृष्टिबाधित हूँ, वजह से मेरी हेल्प सब लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। उसे स्वतंत्र छोड़िए, जो जितना कर सकता है उसे करने दीजिए। करेक्ट के साथ क्लास में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से। जी यही ऑप्शन सही होगा। जो उसे सुविधाएं, जितना भी सुविधाएं हो सके वह उसके सीडी का प्रयोग करें, या उसके श्रव्य कोई तरीका, ऐसा तरीका अपनाए जिससे बच्चे को पर्याप्त रूप से उससे संसाधन मिल सके और स्वयं करके सीख। इसलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट। के साथ विशेष व्यवहार किया जाने, विशेष व्यवहार करेंगे तो बच्चा सोचेगा कि हम, जो हमको दिखाई नहीं देता, दृष्टि बाधित है, इस वजह से मेरी सब हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। तो आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। कि निचले स्तर के कार्य को छूट मिलनी चाहिए, कि निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, बस लो लेवल को करवा करके उसे छोड़ दें तो बच्चे का कहाँ विकास हो रहा है? तो आप एक पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, उसे सामान्य बच्चों के साथ ही व्यवहार करना है। इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। समझ में आई आप सभी को बातें? तो आपका कौन सा होगा? सभी मित्र क्या बता रहे हैं? बी ऑप्शन बता भी रहे हैं, और करेक्ट भी होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 11 नंबर के लिए देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, और बताएंगे कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आपको ध्यान चलना है। तर वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया? करा सभागार, करा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, करा खेल का मैदान, और घर। क्वेश्चन आप देखेंगे और बताएंगे 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित? करा सभागार। तो देखिए हर ऑप्शन तो सही है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बेहतर। देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? सबसे बेहतर की बात कर रहा है, तरीके से कहां पे परिभाषित करेंगे? होगा हर जगह संज्ञानात्मक विकास, लेकिन सबसे अच्छा जो होगा वह हमें जानते हैं कि विद्यालय में बच्चे तरीके से सीखते हैं, और क्लास का जो पर्यावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, उससे बच्चे अपने ज्ञान का सृजन कर पाते हैं, माहौल में ढल करके चीजें व्यवस्थित ढंग से एक टाइम टेबल बद्ध तरीके से चीजों को सीखते हैं, संज्ञान में इकट्ठा करते हैं। तो विद्यालय ही बहुत महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? वह होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और सभी भाई बी ऑप्शन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे
पर्याप्त समर्थन। क्वेश्चन देखिए, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। क्या होगा? स्वलीनता होगा, गणितीय वैकल्य होगा, कि आलेखी वैकल्य होगा, या पठन वैकल्य होगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 12 नंबर के, 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। कहा कि एक विद्यार्थी क्या हो रहा है, गणितीय क्रियाओं में तो समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना में बच्चा क्या कर निरंतर चुनौती का सामना कर रहा है, तो किससे होगा? बात करते हैं जब आपको पता है गणितीय में दिक्कत हो रहा है और पर्याप्त संसाधन मिलने के बावजूद भी, समर्थन मिलने के बावजूद भी, तब भी क्या हो रहा है, उससे दिक्कत है, तो गणितीय में है, फिर गणितीय वैकल्य हो जाएगा। और सभी भाई आंसर भी दे भी रहे हैं। और गणितीय वैकल्य की जब बात करते हैं तो इससे हम जानते हैं डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कहते हैं, तो इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। और जब बात करते हैं आलेखी, तो इसे क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया बोलते हैं। और पठन की बात करें तो इसे हम जानते हैं डिस लेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस लेक्सिया। सभी को समझ में आ रहा होगा। और बात कर लेते हैं स्वलीनता क्या होता है। स्वलीनता की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं तो आपके क्लासरूम में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत शांत बैठे होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं होता, बच्चों में ज्यादा घुलती। स्वलीनता मतलब अपने में लीन होते हैं, वह खुद से लीन होते हैं, इसलिए क्या होगा? स्वलीनता उसे बोला जाता है। और पढ़ने लिखने में भी वो बच्चे कमजोर होते हैं, इसलिए स्वलीनता बच्चे वही होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा? गणितीय वैकल्प आपका या ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर के लिए। आप सभी 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कौन सा होगा। क्लास में 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में, सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीख। तो क्वेश्चन कर है सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए, सबसे बेटर आपसे पूछा है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको पता है सृजनात्मकता जो बच्चे होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं, उनमें बच्चों को करने की, जब बच्चे खुद से कर रहे हो तो उन्हें आप बोला जाता है कि जो समावेशी क्लासरूम में जब सृजनशील बच्चे भी बैठते हैं तो उन्हें जो कर रहे हैं उन्हें पोषित करिए, उन्हें बताइए और उन्हें आगे बढ़ने की अवसर दीजिए। जो भी बच्चों में दिक्कतें हो रही हैं उन्हें आप प्रोवाइड कीजिए, चीजों को समझे, जैसे बच्चे का विकास हो सके। तो इसमें कारक क्लास में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने का, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन, तो नहीं, विशिष्ट में भेज करके सम्मेलन कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने में जो मौलिकता है उस खोज करेंगे और सोच को बढ़ाने के लिए सृजनशीलता को, अब जब सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी का ऐसा प्रयास आप करेंगे, बी ऑप्शन आपका। परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने, सिर्फ परीक्षा देने से आप हमेशा परीक्षा के लिए, देखिए जो एनसीएफ है वह परीक्षा का विरोध करता है, कहता तो कि बच्चों को ऐसा सिखाएं कि बच्चा चीजों को अपने तरीके से कर पाए, अपने सोच पर आधारित हो, अपने जीवन को भविष्य उज्जवल कर पाए, जिससे वह भविष्य में कुछ ना कुछ कर सके। अभिसारिक सोच, तो अभिसारिक सोच या नहीं होता, अगर यहाँ होता अपसारिक सोच, अपसारिक होता तो करेक्ट होता, लेकिन अभिसारिक दिया है मतलब बंद है। तो बंद अंत वाले प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एबीएस में पूछा जाता है और मैथ में भी पूछा जाता है कि बंद अंत वाले प्रश्न कैसे होते हैं, बोलते हैं अभिसारिक। लेकिन आपसे ऑप्शंस आपका क्या होगा? बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाए। अगले नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए और बताएंगे। क्लास में 14 क्वेश्चन है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए? नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के? गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्ट की कमी को दर्शाते हैं, उन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल को में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनमें उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को और आप बताएं। 14 नंबर क्वेश्चन पहले एक बार आप अच्छे से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान, मतलब क्लासरूम में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर को सही करने चाहिए?
तो कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है इसे हम करा कि बच्चों की त्रुटि को तुरंत संशोधन करना चाहिए, तुरंत संशोधन करना चाहिए, नहीं तुरंत अगर संशोधन अगर करेंगी तो तुरंत संशोधन, टोका टाकी नहीं, बच्चे को बोलने देने। जब बच्चा क्लासरूम में बोल रहा हो तो तुरंत बच्चे को, जब बच्चा गलती करा, जब उसके अपनी चीजों को कह चुके उसके बाद आप सुधारिए। ऐसा नहीं कि बच्चा कह रहा है और व्यक्त कर रहा है, मतलब चीजों को बता रहा है, उसी में आप बच्चों को बीच बीच में रोक रहे, नहीं बच्चा ऐसे होगा वैसे होगा, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, तो अपनी बातों को नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन आपको ढूंढना है कहां पे बच्चा स्वतंत्र हो रहा है। अगर नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए सही करा कि बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिना गलत होने के भय। बोलिए, कहना चाहिए बेटा देखो जो तुमको आता है, जैसा भी आता है तुम एक बार बोलो, चीजों को व्यक्त करो, जहां पे दिक्कतें होंगी उसे सुधारा जाएगा, चीजों को बताया जाएगा। बिना डर के, बिना भय के आप चीजों को बताओ, और बच्चा ऐसा बताएगा तो बच्चे का हिचक, जो उसका जो डर का भावना है, धीरे धीरे दूर होता जाएगा, चीजों को अपने आप से व्यक्त कर पाएगा और चीजों को कह पाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्ट की कमी को दर्शाते नहीं। देखिए गलत उत्तर आपको पता है, जो थोंडाई कहते हैं बच्चे कैसे सीखते, त्रुटि और प्रयास के माध्यम से सीखते हैं। करा की संज्ञान स्पष्ट को कमी को दर्शाते नहीं, ऐसा नहीं। करा सुधारना चाहिए, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत। अगर बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनमें उत्तरों की तुरंत सुधारना चाहिए। सिर्फ उत्तर, सही उत्तर के लिए बच्चे आते हैं, नहीं आते हैं, अपने जीवन को उज्जवल करने के लिए, अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए बच्चे आते हैं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। कारण सिर्फ सही उत्तर प्रदान करने के लिए अगर उत्तर की बात होती तो आज सभी टेक्निकल इतना इतना चीजें बढ़ चुकी हैं कि आप सभी गूगल से सर्च करके चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन विद्यालय में जाने से एक आपका बात होता है कि आप चीजों को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, एक समूह बन पाता है, सामाजिक विकास हो पाता है, संज्ञानात्मक विकास हो पाता है, बच्चे का कई तरीके के डेवलपमेंट, नैतिक विकास हो पाता है। तो विद्यालय जाने से बहुत सारी चीजें बच्चे में विकसित होती है, गुणों में विद्यमान होती है। तो इसलिए आपका क्या होगा, आपका बी ऑप्शन से 15 नंबर के लिए देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे और बताएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी एनईपी 2020 से क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था, लेकिन अब इस वर्ष भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। करा कि 2020 किस पर बल देता है, करा परीक्षा के लिए बढ़ना, करा स्मरण पढ़ना, करा कि स्मरण आधारित शिक्षा, करा वेदन और अभ्यास, या करा संप्रति समझ। तो डी ऑप्शन जो है वो सिर्फ संप्रति समझ को बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है डी ऑप्शन। तो आप सभी बताइए कौन सा होगा। 2020 क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है वह क्या कहता है, इस पर जोड़ देता। तो आपको पता है क्या होता है नेशनल और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात जब आप करते हैं तो या किसके अध्यक्षता में गठन हुआ था, के कस्तूरी रंगन की समिति में यह गठन किया गया था। और इसको 2020 में इसका गठन जो आप सभी को पता है 2020 में इसे बताया गया, इसका 2020 में आया या नई शिक्षा नीति। तो आप कह रहा है परीक्षा के लिए पढ़ना, सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ने से आपको बताया बार बार सिर्फ सबका विरोध कर, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, परीक्षा के लिए पढ़ना सिर्फ परीक्षा के लिए थोड़ा ऐसा नहीं। क्या स्मरण आधारित शिक्षा, देखिए स्मरण की जब बात करते हैं तो रट्टा मारने की सबसे ये सब विरोधी चीजें हैं, रट्टा नहीं। एनईपी जो आप सबका एनईपी है, आरटी है, और जो आपका एनसीएफ है, ये सब सारी चीजें जो स्मरण आधारित शिक्षा पर जोर नहीं देता है। करा वेदन और अभ्यास, तो यह भी नहीं होगा। करा संप्रति समझ, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऑप्शन से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और सभी भाई डी दे भी रहे हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। सभी भाइयों को समझ में आ गया हो, चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी का या 15 क्वेश्चन आप सभी के सामने था, और चीजों को आपने अच्छे से समझा, आपने अच्छे से उत्तर दिया, चीजों अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाए। आप, मुझे आशा होगा कि आप पूरी तरीके समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। आज की जो आप सभी को पता है आज आपका 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है। तो आप सभी इस 2022 की जब आप बात करते हैं, 2022 की जब बात करते हैं, तो जो भी आप गलतियां किए होंगे, जो भी आप सबसे चूक हुई होगी जब आप पेपर दे रहे होंगे, या जो आपके भविष्य में जो भी दिक्कतें हो रही होंगी, उससे आप सीख लेकर के और आप 2023
जो आपका भविष्य के लिए, आप उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि आप सभी इस 2023 में आप चीज़ों को अच्छे से अपने जीवन में उतार पाएं और चीज़ों को कर पाएं। तो आज की क्लास यहीं तक। हम सभी फिर से नए साल में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।